नाजरीन, मशरक़ वुस्ता का एक ऐसा नया नक्शा तैयार हो चुका है जिसने तेहरान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े दारुल हुकूमतों में जल्जला बर्पा कर दिया है। एक ऐसा खुफिया मास्टर प्लान जिसके बाद ईरान का सबसे बड़ा एटमी और स्ट्रेटेजिक हथियार यानी आबनाए हुर्मस हमेशा के लिए एक बेकार तमाशा बनकर रह जाएगा। वाशिंगटन, बगदाद और दमिश्क का एक ऐसा खतरनाक जियो इकोनॉमिक ट्रायंगल जिसकी कड़ियां व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप, इराक के अली अल जैदी और शाम के नए हुक्मरान अहमद अल शरा से मिल रही हैं। क्या 500 मील तवील करकूक बानियास पाइपलाइन मशरक़ वुस्ता की बिसात पर ईरान को चेकमेट करने जा रही है? इस व्लॉग में आबना हुर्मस को बाईपास करवाने वाले इस गेम चेंजर मंसूबे का सारा मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता का नया जियो इकोनॉमिक ऑर्डर, बहरे रोम पाइपलाइन मुआहिदा और आबना हुर्मस को बाईपास करने का अमरीकी इराकी शामी मंसूबा क्या है? क्या मशरक़ वुस्ता की जियो पॉलिटिक्स इस वक्त एक तारीखी और इनकलाबी मोड़ पर खड़ी है, जहां दहाइयों पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं और तवानाई की दुनिया के नए नक्शे तरतीब दिए जा रहे हैं? एक ऐसे वक्त में जब आलमी मशहद की शहर कहलाने वाले आबना हुर्मस पर ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल और मुमकिन नाकाबंदी ने दुनिया को खौफजदा कर रखा है, पसे पर्दा एक ऐसा मुतबादिल मंसूबा तैयार किया गया है जो खित्ते का नक्शा बदल कर रख देगा। अमेरिका, इराक और शाम मिलकर एक ऐसा जियो इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जो ईरान की स्ट्रेटेजिक बढ़तरी को बड़ा धचका पहुंचाएगा। नाजरीन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया, इराकी वज़ीर आज़म अली अल जैदी और शाम की नई क़यादत के माबैन एक तारीखी बहरे रोम पाइपलाइन मुआहिदा तय पा रहा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद 5 दहाइयां पुरानी नाकारा पड़ी करकूक बानियास पाइपलाइन को दोबारा बहाल करना है, ताकि इराकी खाम तेल को आबना हुर्मस की बजाय बराह रास्त शाम की बंदरगाह बानियास के जरिए बहरा रोम और वहां से आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके। यह महज एक तवानाई का मंसूबा नहीं है, बल्कि यह ईरान के माशी और अस्करी असर रसूख को महदूद करने, शाम को अमरीकी दायरे असर में लाने और इराक की माशी बका को यकीनी बनाने की एक ग्रैंड अमरीकी स्ट्रेटजी है। क्या वाशिंगटन, बगदाद और दमिश्क का ये ट्रायंगल तेहरान के सबसे ताकतवर जियो पॉलिटिकल हथियार आबना हुर्मस को हमेशा के लिए नाकारा बना देगा? अगर यह 500 मील तवील पाइपलाइन बहाल हो जाती है तो मशरक़ वुस्ता की सियासत का मरकज खलीज फारस से मुंतकिल होकर बहरा रूम के साहिलों पर आ जाएगा, जहां से ईरान की ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो जाएगी। मुआहदे के अहम खदोखाल और सिफारती मुहर्रिकात की बात की जाए तो इस तारीखी पाइपलाइन की बहाली का बाकायदा ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्के है, जो कि आलमी सियासत में एक बड़ा धमाका खेज वाकया साबित होगा। इस मुआहदे की टाइमिंग और सिफारती तैयारियां इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इराकी वज़ीर आज़म अली अल जैदी वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं, जहां वो व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मरकजी एजेंडा इस तवील तारीखी पाइपलाइन मंसूबे की रोनुमाई करना है। इराकी वज़ीर आज़म का यह दौरा सिर्फ वाशिंगटन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो अमेरिका की तवानाई सनत के मरकज टेक्सास का दौरा भी करेंगे, जहां वो अमेरिकी ऑयल एंड गैस कंपनियों के सरबराहान और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे, ताकि इस अरबों डॉलर के मंसूबे के लिए तकनीकी और मालियाती मदद हासिल की जा सके। तुर्की के लिए ट्रंप के सफीर और शाम और इराक के लिए अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची टॉम बैरक इस पूरे मुआहदे के पीछे असल मुहर्रिक और मेमार के तौर पर उभरे हैं। सीनियर इराकी ओहदेदारों के मुताबिक टॉम बैरक ने इराकी वज़ीर आज़म अली अल जैदी के साथ बेहतरीन और मजबूत वर्किंग रिलेशंस कायम कर लिए हैं। टॉम बैरक का विजन इस पाइपलाइन को महज एक तेल की लाइन के तौर पर देखना नहीं है, बल्कि वो इसे जंग ज़दा शाम और पूरे खित्ते में अमेरिकी कारोबारी सरमायाकारी के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका दावा है कि यह मॉडल अमेरिकी कॉरपोरेट सेक्टर और मकामी हुकूमतों, इराक और शाम दोनों के लिए यकसा तौर पर इंतहाई मुनाफा बख्श और स्ट्रेटेजिक तौर पर फायदा साबित होगा। नाजरीन, करकूक बानियास पाइपलाइन का तारीखी पस मंजर और मौजूदा हालत खित्ते की उतार चढ़ाव से भरी सियासत की अकास है। यह 500 मील तवील पाइपलाइन असल में 1952 में इराक पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से मुकम्मल की गई थी, जिसकी इब्तदाई गुंजाइश तकरीबन 3 लाख बैरल रोजाना थी। लेकिन 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान जब शाम ने एलानिया तौर पर ईरान की हिमायत की, तो बगदाद हुकूमत ने रद्दअमल के तौर पर इस लाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया, जिसके बाद 2003 में इराक पर अमरीकी हमले और उसके बाद की जंग शदीद बमबारी के नतीजे में यह पाइपलाइन बुरी तरह मुतासिर हुई और अमली तौर पर नाकारा हो गई।
آج دہائیوں گزرنے کے بعد یہ پائپ لائن مکمل طور پر غیر فعال ہے اور اسے دوبارہ بحال کرنے کے لیے محض مرمت کافی نہیں بلکہ نئے سٹوریج ٹینکس، ہائی پریشر پمپس اور جدید الیکٹریکل سسٹمز کی تنصیب سمیت بڑے پیمانے پر اس کے پورے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تکنیکی چیلنجز اور امریکی کمپنیوں کے کنسورشیمز کی بات کی جائے تو دہائیوں تک بند رہنے اور جنگ کی ہولناکیوں کا شکار ہونے کے باعث یہ پائپ لائن اس وقت مکمل طور پر تباہ حال ہے۔ ماہرین اور علاقائی حکام کا کہنا ہے کہ اس لائن کو محض مرمت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے مکمل طور پر نئے سرے سے تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے نئے اور جدید سٹوریج ٹینک تعمیر کرنے ہوں گے، ہائی پریشر پمپس اور جدید ترین الیکٹریکل سسٹمز نصب کرنے ہوں گے۔ ایک سینئر علاقائی عہدیدار کے مطابق اس کی تعمیر نو میں 2 سے 3 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ واشنگٹن کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی کمپنیوں کا ایک بہت بڑا کنسورشیم پہلے ہی اس منصوبے کے تکنیکی سروے اور ابتدائی کام کے لیے شامل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، بشار الاسد کے زوال اور احمد الشرع کے عروج کی بات کریں تو اس پائپ لائن منصوبے کو جو چیز سب سے زیادہ ممکن اور حقیقت پسندانہ بناتی ہے وہ شام کے اندر ہونے والی حالیہ ڈرامائی سیاسی تبدیلیاں ہیں۔ بشار الاسد کا خاتمہ اور ابتدائی کوششوں کی بات کریں تو 2024 کے آخر میں جب صدر احمد الشرع کے وفادار اسلام پسند جنگجوؤں نے طویل عرصے سے شام پر لوہے کے ہاتھ سے حکومت کرنے والے بشار الاسد کا تختہ الٹ کر انہیں اقتدار سے بے دخل کیا تو شام اور عراق نے اس پائپ لائن کی بحالی میں تھوڑی دلچسپی دکھائی تھی، تاہم اس وقت خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ابتدائی نوعیت کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہ بڑھ سکی۔ بغداد میں بیٹھی عراقی حکومت جس پر ایران نواز سیاسی جماعتوں اور عسکریت پسند گروپوں کا غلبہ ہے، شروع میں ایک سنی رہنما احمد الشرع کے ساتھ کام کرنے سے شاید کتراتی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد الشرع نے ایک دہائی قبل القاعدہ کی شامی شاخ النصرہ فرنٹ کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اسد حکومت کے خاتمے کے بعد احمد الشرع نے اپنی سیاست تبدیل کی اور وہ تیزی سے امریکی دائرۂ اثر میں آ گئے۔ اب انہیں خطے میں امریکی اتحادیوں یعنی ترکی، قطر اور سعودی عرب کی بھرپور اور کھلی حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے بڑے اقدامات اور پابندیوں کے خاتمے کا ذکر کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جیو پولیٹیکل موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے شام پر عائد دہائیوں پرانی سخت ترین پابندیاں ہٹا دی ہیں، جن میں احمد الشرع کے سابقہ باغی گروپ پر عائد دہشت گردی کی پابندیاں بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ نے احمد الشرع کی غیر معمولی تعریف کرتے ہوئے انہیں شاندار اور انتہائی معزز قرار دیا۔ امریکہ نے شام کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کا اعلان کیا ہے، جس میں وہ 1979 سے شامل تھا۔ اس اقدام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ امریکی کارپوریٹس اور کمپنیوں کو پائپ لائن منصوبے پر قانونی پیچیدگیوں کے بغیر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس منصوبے کی ہنگامی نوعیت کے پیچھے اصل وجہ اسرائیل ایران تنازع اور بحیرہ عرب میں پیدا ہونے والا سیکیورٹی بحران ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے جواب میں ایران نے دنیا کی سب سے اہم بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول انتہائی سخت کر دیا ہے۔ اس ناکہ بندی اور سخت کنٹرول نے عراقی معیشت کے لیے موت کا پروانہ لکھ دیا تھا، کیونکہ عراق اپنی 95% تیل کی برآمدات کے لیے صرف اور صرف آبنائے ہرمز پر انحصار کرتا ہے۔ عراقی حکومت اور سیکیورٹی ڈھانچے میں ایران نواز ملیشیاؤں کے گہرے اثر و رسوخ کے باوجود ایران نے عراق کو کوئی معاشی ریلیف نہیں دیا اور عراق اپنا تیل عالمی مارکیٹ میں بھیجنے میں ناکام رہا۔ توانائی کے تجزیات کرنے والی مایہ ناز عالمی فرم ورٹی کسا کی رپورٹ کے مطابق مئی میں عراق کے سمندری تیل کی برآمدات گزشتہ سال کی اوسط کا صرف 8% رہ گئی تھی، چونکہ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی عراقی ریاست کے بجٹ کا 90% حصہ بنتی ہے۔ اس لیے عراق اس وقت شدید ترین مالیاتی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بحران کے دوران عراق نے شام کے راستے ٹینکر ٹرکوں کے ذریعے خام تیل برآمد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹرکوں کے ذریعے اتنی بڑی مقدار منتقل کرنا ناممکن تھا، جس نے پائپ لائن کی ضرورت کو ناگزیر بنا دیا۔ مشرق وسطیٰ کے نامور تجزیہ کار سرہنگ حماسیت کے مطابق عراق نے اب شام کو ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جنگ اور بحران سے پہلے یہ دونوں ممالک کے درمیان شک و شبہ کا معاملہ تھا، لیکن معاشی تباہی کی حقیقت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عراق کو اپنی بقا کے لیے شام کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر مستقبل کے منظرنامے کی بات کی جائے تو اگر یہ بحیرہ روم پائپ لائن منصوبہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ کا جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ مستقبل کے ممکنہ اثرات درجہ ذیل 3 زاویوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مستقبل میں ایران کا سب سے بڑا بلیک میلنگ ہتھیار یعنی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی اپنی افادیت کھو دے گا۔ جب عراق کا روزانہ
30 लाख बैरल या इससे ज़ायद तेल बहरा रोम के रास्ते यूरोप और अमेरिका जाने लगेगा तो खलीज फारस में ईरान की बहरी बालादस्ती कमज़ोर पड़ जाएगी। तेहरान का बगदाद पर माशी कंट्रोल खत्म हो जाएगा क्योंकि इराकी बजट अब ईरानी रहमो करम पर नहीं रहेगा। शाम का दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकलना और बहरा रोम की बंदरगाहों का फाल होना शाम को दोबारा आलमी मशहद का हिस्सा बना देगा। मुस्तकबिल में हमें दमिश्क, बगदाद और अनकरा के दरमियान एक नया तिजारती ब्लॉक बनता दिखाई दे रहा है जिसे खलीजी ममालिक, सऊदी अरब और कतर की मालियाती पुष्पनाही हासिल होगी। हाल ही में इराक हुकूमत की जानिब से अमरीकी कंपनियों कैपिटल टीआई और शेवरान के साथ साथ एक कतरी कंपनी को करकूक और अंबार के ऑयल हब हदीसा से बानियास तक पाइपलाइन के नेटवर्क को तलाश करने का जो इब्तदाई मुआहदा दिया गया है वो मुस्तकबिल में खलीजी और अमरीकी सरमाए के शानदार मिलाप की अक्कासी करता है। यूरोपीय यूनियन के लिए तवानाई के नए मुतबादिल की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोप को तवानाई के मुस्तहकम ज़राए की तलाश है। मुस्तकबिल में शाम की बानियास बंदरगाह इराकी तेल के अलावा कतर और सऊदी अरब की गैस और तेल को भी यूरोप तक पहुंचाने का सबसे मुख्तसर और महफूज तरीन रास्ता बन सकती है जिससे आलमी तवानाई की मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। करकूक बानियास पाइपलाइन की बहाली महज लोहे की पाइपों को जोड़ने का नाम नहीं है बल्कि यह मशरक़ वुस्ता की बसात पर एक ऐसा चेकमेट है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ईरान के खिलाफ खेला है। यह मुआहदा इस बात का सबूत है कि जोग्राफियाई सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता बल्कि सिर्फ मुस्तकिल मफादात होते हैं। एक ऐसा इराकी वज़ीर आज़म जो ईरान नवाज धड़ों के ज़ेरे असर है और एक ऐसा शामी रहनुमा जो कभी अमेरिका की हिट लिस्ट पर था आज वाशिंगटन की छतरी तले एक मेज़ पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन इस मंसूबे की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि अगले 3 सालों में तामीर नौ के दौरान इराकी और शामी ज़मीन पर मौजूद ईरान नवाज अस्करियत पसंद इस पाइपलाइन को किस हद तक निशाना बनाने से बाज रहते हैं। अगर ट्रंप इंतजामिया इस मंसूबे को सिक्योरिटी फराहम करने और इराकी मशहद को हुर्मस के चुंगल से निकालने में कामयाब हो जाती है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियो इकनॉमिक फतह होगी। आपने हुर्मस का मुतबादिल तलाश करके अमेरिका ने न सिर्फ इराक को माशी तौर पर जिंदा किया है बल्कि बहरा रोम को मशरक़ वुस्ता की सियासत का नया मरकज़ बना दिया है। अब गेंद तेहरान के कोर्ट में है कि वो इस नए इक़्तिसादी मुहासरे का जवाब किस तरह देता है। नाजरीन, करकूक बानियास पाइपलाइन की यह बहाली सिर्फ लोहे के पाइपों को जोड़ने का नाम नहीं है, यह मशरक़ वुस्ता के समंदरों का रुख मोड़ने की जंग है। यह इस बात का खुला सबूत है कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना दुश्मन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल मफादात बोलते हैं। एक ऐसा इराकी वज़ीर आज़म जो ईरान के ज़ेरे असर था और एक ऐसा शामी रहनुमा जो कभी अमेरिका की हिट लिस्ट पर था आज वो वाशिंगटन की छतरी तले एक ही मेज़ पर बैठे हैं। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियो इकनॉमिक फतह तभी होगी जब ये पाइपलाइन ईरानी प्रॉक्सीज के हमलों से महफूज रहेंगी। अमेरिका ने आबना हुर्मस के चुंगल से निकलने का रास्ता ढूंढकर गेंद अब तेहरान के कोर्ट में फेंक दी है। अब देखना यह है कि ईरान इस मौशी मुहासरे का जवाब गोली से देता है या खामोशी से। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ट्रंप का यह मास्टर प्लान कामयाब होने देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।